तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आ जाइए फटाफट से, जुड़ जाइए सभी बच्चे क्लास में। आज हमारी क्लास यानी चैप्टर हमारा 2 ही रहने वाला है, यानी दूसरा चैप्टर हमारा है। इसके अंदर हम आज पार्ट 2 करने वाले, ठीक है। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बहुत कुछ जाना समझा, सभी को अच्छे से समझा था, ठीक है। यानी सभी को अच्छे से पढ़ा, सभी बच्चों ने अच्छे से मतलब क्लास भी लगाई है, ठीक है। तो चलिए आज हम दूसरे चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। यानी आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपको एनडीटी की कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। जो बच्चा या जो छात्राएं ईसीसी और एनडीटी की तैयारी कर रही है, उन सभी के लिए हमारी जो क्लास है वो विशेष इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी छात्राओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है, प्यार सपोर्ट मिलता है आपका, ठीक है। हमें भी पता चलता है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और हमारे भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कीजिए वीडियो को। लाइक करने से हमारा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को क्लासें पसंद आ रही है, हमें तभी तो पता चलेगा। कमेंट भी कर दीजिए कि कैसी आपको क्लास लग रही है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आप आइए हो सुखी स्मार्ट क्लास के ऊपर, तो आपको हर प्रकार की क्लासेस है वो मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमारा चैप्टर 2 है यानी बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट के बारे में हमने जाना समझा, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। आज पार्ट 2 है। इसमें देखिए भोजन में किन किन पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, प्रोटीन पर एक लेख, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे साथियों, इसमें ये बताया गया है कि भोजन में किन किन पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है जो हम भोजन करते हैं, ठीक है। हम भोजन करते हैं दिन में 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितनी बार भोजन करते हैं, उन भोजन करने के पीछे हमारा क्या रीज़न रहता है, ठीक है। हम क्यों करते हैं और उनमें अगर हम करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है। आप सभी ने कक्षा 6 से जो विज्ञान पढ़ी है उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो, और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जो आपने पहले कभी देखी ना हो, ठीक है। तो ये तो यानी फाइनल है कि आपने सब कुछ जाना समझा है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कक्षा 6 से विज्ञान लगने लग जाती है और पहला ही क्वेश्चन यानी पहला ही पार्ट आपके आ जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर सब कुछ बताया जाता है। तो देखिए चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ तथा शौचालय में होने के लिए शक्ति और गर्मी की आवश्यकता होती है। यानी जो व्यक्ति होता है उसको पूरे दिन भर काम करने के लिए, उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसको पूरे दिन यानी चलने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, यानी भोजन की ज़रूरत होती है। अगर जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर तेल डाला जाता है तभी वो मतलब चलती है, उसको शक्ति मिलती है, तभी वो आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से एक मतलब व्यक्ति है तो वो भोजन करेगा तो ही वह निरंतर आगे से आगे चलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर भोजन करेंगे तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा से आपको पता है हम अनेकों कार्य है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए कि इसके अंदर आपको बताएगी कि भोजन से यानी हमें क्या मिलती है, यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और इसके लिए शक्ति और गर्मी की आवश्यकता होती है, ठीक। यह गर्मी कुछ तत्वों से प्राप्त होती है। यानी ये जो गर्मी है, अब बात ये प्रश्न ये उठता है कि जो गर्मी है या कठुआ हुआ है, यानी गर्मी के हिसाब मिले भोजन के अंदर इसी के चीज़ हो जो अपन गर्मी मिले, शक्ति भी प्रदान होता है कि आप हर एक कार्य यानी बोझ उठानो या कोई मतलब भागनो यानी ये सब मतलब कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आप वैसे मत सोच लेना कि शक्ति मतलब हम शक्तिमान बन जाएंगे और हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी और हम उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शक्ति का मतलब हम कुछ कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए जो शरीर को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी जो हमें कुछ तत्व जो प्राप्त होते हैं वो हमें भोजन से मिलते हैं, न कि हमें सीधे मिल जाते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप इधर से आओ और हमारे अंदर घुस जाओ, ऐसे कुछ नहीं होता। हम भोजन करेंगे उससे हमें तत्व वो प्राप्त होंगे, ठीक है। शरीर में जितना भोजन डाला, अब आप शरीर के अंदर जितना भोजन करिए, भोजन डाला जाएगा उससे उतना ही शक्ति प्राप्त होगी। कहना मतलब 1 रोटी खाई तो 1 रोटी इतना काम करेगा, 2 रोटी खाइए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा काम कर ले, 3 खाइए थोड़ा सा, यानी उसका जो मेंटेनेंस है उसको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसा होता है, उससे उतनी ही शक्ति प्राप्त होती है जितना वो भोजन करेगा उतना ही वो काम कर सकता है। आप यहाँ पे उदाहरण ले सकते हो कि एक गाड़ी होती है, उसके अंदर आपने अगर 1 लीटर पेट्रोल डाला है तो वो यानी जो गाड़ी होती है पेट्रोल डाला, जैसे बाइक है, बाइक के अंदर आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला तो फाइनल है वो 50 से 60
किलोमीटर तक चलेगी। वो बाइक पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार अपनी क्षमता रखती है, ठीक है ना, कि कितनी चल सकती है। वो अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से इंसान होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जितना खाना खाया उतना ही वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, जितना कि उस भोजन के तत्वों में है, यानी जितना कि उस भोजन के जो तत्व होते हैं उसमें जो शक्ति होती है उसका प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद में देखिए, गति और विकास के लिए भोजन केवल मुख्य 4 तत्व होते हैं, यानी गति और विकास के लिए भोजन के केवल मुख्य रूप से कितने तत्व माने जाते हैं प्यारे साथियों? आपके 4 तत्व माने जाते हैं। वो 4 कौन कौन से देख लीजिए ध्यान से। पहला तो आपका हो गया कार्बोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा आपका हो गया खनिज लवण, ठीक। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर आपने ये चारों बताए हैं, हमने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? आप बता दो। विज्ञान के अंदर आपको 6ठी क्लास में ये चीज़ें देखने को मिल गई है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सर हम नहीं जानते? कह सकते हो ना कि हम जानते हैं, ठीक है। हाँ, हमें ना तो करनी नहीं है, जो काम नहीं करोगे, यानी एक प्रकार से आप बोलते हो कि किसी काम में अगर आप नहीं करोगे तो वो काम नहीं होगा। अगर आप उसने हाँ बोल दी, अगर आप इसे नहीं भी हो रहा तो यहाँ पर नहीं कर दी, तो वो कार्य आप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखिए, यानी इसके अंदर मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 4 होते हैं। पहला आपका हो गया कार्बोज, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा आपका हो गया खनिज लवण, ठीक है। आगे देखिए, परीक्षण, यानी परीक्षण शरीर के, यानी परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है, यानी जब हम परीक्षण करते हैं उससे यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के शरीर में भी उपयुक्त तत्व होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में भी यानी उपयुक्त, यानी जितना मतलब काम आना तत्व है वे सारा तत्व मिल जाए, ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। भोजन में जिस रासायनिक तत्वों की अधिकता होती है, यानी जो भोजन होता है उसके अंदर यानी जिस तत्व की रासायनिकता सबसे ज़्यादा होती है, अधिकता होगी, शरीर के उसी तत्व द्वारा अपने अंश का भोजन का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी जो तत्व उसमें ज़्यादा शामिल होगा उससे ही शरीर में है वो अनुकूल प्रभाव है वो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रोटीन के बारे में देखिए। प्रोटीन हमें किस प्रकार से मिलता है कि प्रोटीन यह सबसे देखिए यह सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसको माना जाता है प्यारे साथियों? प्रोटीन को माना जाता है, यानी हमारे शरीर के लिए सबसे दी बेस्ट माना जाता है। प्रोटीन को सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ गंधक तथा कुछ अंश फास्फोरस का संमिश्रण होता है। हमारा शरीर नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन का जो प्रयोग होता है प्यारे साथियों वो सबसे ज़्यादा होता है इसके साथ में, ठीक है ना। और यह तत्व केवल प्रोटीन में ही नहीं मिलता, इसलिए इसे नाइट्रोजन वाला तत्व भी कहते हैं। यानी ये तत्व ओनली प्रोटीन में ही नहीं मिलता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन वाला तत्व ही कहते हैं, ठीक है। यानी यह तत्व है वो केवल प्रोटीन में ही मिलता है, नाइट्रोजन है ना वो केवल प्रोटीन में ही मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन वाला तत्व भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए उपयोगिता, यानी इसकी उपयोगिता किस प्रकार, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए प्यारे साथियों, क्लास समझ में आ रही है ना? हाँ, तो फटाफट क्लास में जुड़ जाइए जो बच्चे नहीं आए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुँच सके और सभी बच्चे इस क्लास को देख सके। शरीर के तत्वों, यानी जो शरीर के तंतु यानी तंतुओं, रक्तवाहिनियों, यानी जो तंतु होते हैं छोटे छोटे, जो रक्तवाहिनी होती है छोटी छोटी, ठीक है, वाहिनी यानी रक्तवाहिनियों का जाल होता है, यानी वाहिनी तथा आंतरिक अंगों के निर्माण, यानी जो आंतरिक अंग उनका निर्माण और उनकी टूट फूट की क्षतिपूर्ति, शरीर के विकास की क्रिया में प्रोटीन का उपयोग होता है। यानी कि इनकी जो क्षतिपूर्ति की जाती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो किसका, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो क्या माना जाता है प्यारे साथियों? प्रोटीन है वो आपका माना जाता है। बच्चों, स्त्रियों तथा दूध पिलाने वाली माताओं को इसकी उचित मात्रा आवश्यक है। यानी प्रोटीन की आवश्यकता है वो, यानी जो बच्चे, यानी जो माता है वो बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, यानी तो उसके लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में है कि आवश्यकता से अधिक प्रोटीन, यानी अब क्या बताएगी? आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का उपयोग करने पर यह वसा के रूप में शरीर में एकत्रित होता रहता है। कहने का मतलब अगर आप इसका उपयोग करोगे, यानी उपयोग कैसे करोगे? देखिए इसमें क्या बताया गया कि यानी आवश्यकता से अधिक, यानी अपन जरूरी थोड़ी सी है लेकिन अपन फिर भी प्रोटीन है वो मतलब ज़्यादा उपयोग में कर लिए तो वो अपने शरीर के अंदर उपयोग करने पर हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? यानी वसा के रूप में शरीर में एकत्र हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा, होता रहता है, यानी इकट्ठा होता रहता है वसा के रूप में। शरीर में जब कभी वसा या कार्बोज का अभाव होता है तो यही, यानी शरीर के अंदर जब कभी वसा या कार्बोज का अभाव होता है तो यही करता है, ठीक है ना।
तो यही संचित प्रोटीन गर्मी व यानी तो यह संचित प्रोटीन और गर्मी के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन पाचन वसा आंतरिक रस एंजाइम व एंटीबायोटिक्स का निर्माण है वो करता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 नंबर है, यह मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यानी ये जो प्रोटीन होता है प्यारे साथियों, ये क्या करता है, ये मानसिक जो शक्ति होती है उसको भी बढ़ाने का कार्य है वो करता है। ठीक है ना, यानी कितना अच्छा आज का जो हमारा है वो क्लास है वो रहने वाली। यानी वैसे तो हमारी सभी क्लास बेस्ट होती है, लेकिन आज की क्लास मेरे को कुछ खास ही लग रही है। ठीक है ना, तो आपको भी पढ़ते हुए अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर दीजिए। तो देखिए इसके अंदर आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मेरे को भेज दीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर इसमें ये डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है ना, आपकी क्लास एक भी मिस नहीं करेंगे और सब टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना आपको न करना पड़े। ठीक है, तो चलिए इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। जिसके पास बुक है तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और आगे भी हम कर लेते हैं। तो चलिए आगे साथियों कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थी आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि साधनों के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। यानी अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो प्रोटीन है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि साधनों के आधार पर, यानी साधन है, साधनों के आधार पर प्रोटीन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पशु प्रदत्त और दूसरा होता है वनस्पति प्रदत्त। ठीक है, जिसमें से आपका सामान्यतः वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन पशु प्रदत्त प्रोटीन की अपेक्षा कम उपयोगी होता है। ठीक है ना, यानी क्या समझे, यानी देखिए कि वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन यानी वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन है वो पशु प्रदत्त प्रोटीन की अपेक्षा में कम माना जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है ना, पशुओं के कोष बहुत कुछ मानव कोषों, यानी क्या है कि पशुओं के कोष बहुत कुछ मानव कोषों के समान ही होते हैं, इसलिए उनसे आप प्रोटीन हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, पशु प्रदत्त प्रोटीन को ए और वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन को बी वर्ग का प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यानी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्या है कि यहाँ पे पशु प्रदत्त प्रोटीन होता है उसको यानी ए और वनस्पति प्रदत्त जो प्रोटीन होता है उसको बी वर्ग में, यानी बी है उसमें रखा जाता है, यानी बी वर्ग में, यानी बी वर्ग का प्रोटीन कहते हैं। पशु प्रदत्त प्रोटीन दूध, यानी जो पशु से प्रदत्त प्रोटीन है वो कैसे मिलते हैं, देखिए दूध या दूध से बने अन्य पदार्थ, दही, पनीर, अंडा, मांस व मछली आदि से पाया जाता है। यानी प्यारे साथियों इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो पशुओं से हमें जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो कैसे होता है। देखिए कि प्रोटीन है वो, यानी प्रोटीन प्रदत्त जो पशुओं से प्राप्त होता है दूध, यानी ठीक है दूध में प्रोटीन, उसके बाद में दूध से बने जो पदार्थ हो गए जैसे दूध से बने हो गए दही, पनीर, अंडा, ठीक, दही, पनीर, उसके बाद में अंडा हो गया, मांस हो गया और मछली हो गया। ठीक है, यानी ये होता है। उसके बाद में पशु प्रदत्त प्रोटीन में अंडा, मांस व मछली यानी इसके अंदर देखिए वह मछली आदि में पाया जाता है। वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन, यानी जो वनस्पति प्रदत्त प्रोटीन फलियों, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन, सेम, मटर, लोबिया आदि में होता है। पशु प्रदत्त प्रोटीन में अंडा, मांस व मछली आदि पदार्थ हैं। जो वनस्पति प्रदत्त सोयाबीन, मटर, दाल तथा सेम आदि का प्रयोग अतिरिक्त मात्रा में किया जाए तो उचित होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। उसके बाद में देखिए प्यारे साथियों देखिए प्रोटीन अंडे में एल्यूमिनियम के रूप में, यानी गोश्त के में मायोसिन के रूप में, दूध में कैसिन के रूप में, गेहूं में ग्लूटिन के रूप में होता है। ठीक है, यानी तथा मटर व दालों में लोग्यूमिन के रूप में होता है। उसके बाद में देखिए भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा, यानी जो हम भोजन करते हैं, जो प्रोटीन हम खाते हैं उसके अंदर यानी किस पदार्थ के अंदर कितनी मात्राएं पाई जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर है कि पदार्थ पशुजन्य, अनाज व दालें, सूखे मेवे, पदार्थ का नाम, यानी पदार्थ का नाम देखिए गाय का दूध, मेष का दूध, मछली, जिगर, मांस, अंडा, सोयाबीन, मूंग, मसूर, उड़द की दाल,
यानी उड़द की दाल, अरहर चने की दाल, सुरवी, मटर, गेहूँ, राजमा, मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट, प्रोटीन। यानी इनके अंदर जो मात्राएं पाई जाती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि 3.2 से 4.5, यानी 4.0 से 4.5 हो गई, 15.0 से 2 यानी 23.5 हो गई, 17.0 से आपकी 19.5 हो गई, 18.0 से आपकी 26.5 हो गई, 13.0 से आपकी 13.3 हो गई, 43.2 से आपकी 45.0 हो गई, 21.0 से आपकी 28.0 हो गई, 21.0 से आपकी 28.0 हो गई, यानी 2 बार दिए गए। यानी ये ऊपर वाले जो हैं इनकी ये मात्राएं दी गई है, यानी किस में कितनी मात्राएं होती है। ठीक, आप इसको देख लेना एक बार। उसके बाद में देखिए प्रोटीन की कमी से हानि। अब प्रोटीन की कमी होती है उससे हमारे शरीर में क्या क्या हानियाँ हो सकती है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो हम प्रोटीन खा रहे हैं उसका नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, नुकसान, कोई फ़ायदा होगा तो उससे नुकसान भी तो होने वाला है। प्रोटीन कमी से शरीर अस्वस्थ रहता है, यानी हमारे शरीर को क्या हानि हो सकती है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपका शरीर अस्वस्थ रहेगा। ठीक है, ऐसा इसमें पहले बात यही बताई गई है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पेपर में लिखने के लिए आ जाए कि प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियाँ, यानी कोई 2 हानियों के बारे में लिखिए, तो आपको सबसे पहले तो यही लिखना है कि प्रोटीन की कमी से हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या कहेगी, विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, यानी विकास की गति क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की गति हो सकती है, हमारे शरीर का विकास वो नहीं हो पाता है, यानी विकास की गति, यानी विकास होना बंद हो जाता है, चाहे वो मानसिक रूप से विकास हो या कोई भी विकास हो, शारीरिक विकास, किसी प्रकार का विकास हो, वो रुक जाता है। रक्तचाप निम्न हो जाता है, जो रक्त हमारा जो चाप है वो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, और शरीर का भार कम हो जाता है, यानी शरीर, यानी जो हमारा वजन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पहले से अपेक्षाकृत कम हो जाता है, तथा शरीर शक्तिविहीन होता चला जाता है। यानी फिर क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो सिंपल सी बात है, हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी, शक्तिविहीन हो जाओगे। ठीक है, कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहोगे। गर्म देशों में अब देखिए शक्तिविहीन होता चला जाता है, सूजन आ जाती है, यानी पूरे शरीर पर सूजन है वो आ जाती है। तो आपको ऐसा कुछ देखने को अगर मिलता है तो आप समझ जाना कि आपके शरीर में किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है। ठीक है ना, यानी प्रोटीन की कमी है। अगर आप इसका मतलब सीमित रूप में प्रयोग करके या इसको मतलब खा के कैसे भी करके आप इसको यानी अपने शरीर को तंदुरुस्त करो। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए क्या कहा गया है कि प्रोटीन में अधिकता से हानि। अब भाई कम खाओगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा और ज़्यादा खाओगे तो नुकसान होगा। आ कोनी के खाण लग गया जो थमण को नाम कौन लियो और थम गया जो खाण को नाम को लियो, ये अपन कौन करनो, थाने सीमित प्रयोग करना है, मतलब सीमित मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे देखिए प्रोटीन में अधिकता से आने, तो भैया खाओ ही क्यों ज़्यादा। ठीक है, सीमित खा लो, ज़्यादा खाना जरूरी। अब कई तो जमा ही कौन खावे, कई खाने लागे बन रुकने को भी रुको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे शरीर के बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है ना, इसमें हमारे मतलब नुकसान नहीं, हमारे मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, इतना हानिकारक भी होता है ये। उसके बाद में देखिए कि प्रोटीन में अधिकता से हानि, प्रोटीन की अधिकता हानिकारक होती है। देखो सबसे पहले इसने बता दिया कि जो प्रोटीन की अधिकता है, प्रोटीन अगर आप ज़्यादा खाओगे तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकेगा, और पचाएगा तो भैया बात सीधी सी है, जोर आएगा तो आपको पता है शरीर में गर्मी भी हो जाएगी, मतलब गर्मी ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। गर्म देशों में इसे पचाने में कठिनाई होती है। देख लो, ये बात मैंने आपको बता दी। जो हमारा भारत देश है वो कोई ठंडा देश नहीं है, ये गर्म इलाका भी है। ठीक है, और जिसमें हम रह रहे हैं राजस्थान ज़िले में, वो तो सबसे गर्म है, आपको पता है ना। तो इसके अंदर जब हम रह रहे हैं तो हमारे को प्रोटीन है वो हमें सीमित रूप में खाना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि खाने लग गए ठूसते रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको सीमित उपयोग करना है। यानी गर्म देशों में इसे पचाने में कठिनाई होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको खाओगे, हम गर्म देशों में रहते हैं तो इसको पचाने में कठिनाई होगी, सीमित प्रयोग करना है। ठीक है ना, समझ गए। आगे देखिए, इससे शरीर में गर्मी भी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक पैदा हो जाती है। अब ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपके शरीर में गर्मी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और फिर आपको पता है क्या होने वाला है। तथा जिगर एवं गुर्दों को प्रोटीन के पचने के पश्चात, यानी जब गुर्दे होते हैं वो जो प्रोटीन पचता है तो उसके बाद में इनको वो सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये नहीं होता कि शरीर में हर हिस्से में इसका प्रभाव पड़ता है। पश्चात यानी पचने के पश्चात उत्पादित मल आदि को निष्कासित करने में अधिक परीक्षण
करना पड़ता है, यानी मल द्वारा इसको निष्कासित करने में बहुत परिश्रम इसको करना पड़ता है हमारे शरीर से, यानी हर मतलब जब गुजरता है ये मल निकासी तक जाता है तो यानी इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब मेहनत करेगा, शरीर को जोर आएगा, तो आपको पता है कि गर्मी तो अपने आप ही लगेगी, ठीक है, जो गुर्दे के लिए हानिकारक है, यानी जो गुर्दों के लिए क्या है, हानिकारक होता है, ठीक है। आप समझ गए। आगे देखिए, भारत जैसे गर्म देशों में अंडा, मछली व गोश्त का प्रयोग कम करना ही हितकर होगा। तो भैया मैं तो थाने आई रही दूँगा कि आपने तो कोई अंडा, मांस, मछली ना खाइयो, कोई फायदो को नहीं है, इससे प्रोटीन हो कि अपनी ज़िंदगी भी चली जाए, ठीक है। इसो अपन काम कौन करनो, अपन सिर्फ खाओ प्रोटीन, दाल वगैरह खा लो, प्रोटीन खतर भरपूर है, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि मांस मछली खाएं ही था ना प्रोटीन मिलेगा, कोई ज़रूरी को नहीं, हमें ये सब नहीं खाना है, ठीक है। ये ठंडे इलाकों के लोग होते हैं, जो अलग देशों के जो लोग होते हैं वो खाते हैं, ठीक है, हमारे ये बस की बात नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीमित उपयोग करना है। और प्रोटीन आपको कहाँ से प्राप्त करना है, यहाँ पे मैंने दिया है, आप इसकी सारणी बना लेना, ठीक है, ये आप इसकी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये रहे प्रोटीन से भरपूर है पदार्थ, जैसे देखो ये आपको नहीं करना है, दूध पी लो, दूध के अंदर बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है, अंडा, मांस, मछली ये नहीं खाना है आपको। उसके बाद में सोयाबीन, मूंग, मसूर, उड़द की दाल, यानी ये आपको खा लेनी है, ठीक है। चने की दाल है वो खा लो, कभी कभी मन किया तो, ठीक है, मटर, गेहूँ, यानी मूंगफली, काजू बादाम ये सब खा सकते हो, ये बहुत भरपूर है प्रोटीन से, अगर आप खाना चाहो तो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना है कि आपकी ज़िंदगी दांव पर लग जाए, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए। तो आगे देखिए, आगे और हम कर लेते हैं, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, और आपको कुछ सही नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बता दीजिए। बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई टॉपिक या ऐसी कोई लाइन भी नहीं है जो आपको नहीं समझ आ रही हो, एक एक लाइन को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, आगे और हम कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे देख लीजिए, आगे हमारा है यानी हैजा रोग। यानी जो हैजा रोग है वो कैसे होता है और किस कारण होता है, ठीक है ना। यानी कैसे व्यक्ति को होता है, किस कारण होता है और किस मौसम में होता है, और इसका उपचार और रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को यानी जो रोगी है उसको हैजा है, तो उसके मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि हैजा रोग है। यानी हैजा एक तीव्र संक्रामक रोग है। यानी जो हैजा है वो एक जल्दी से फैलने वाला रोग है जो पूरे शरीर में तेज़ी से फैलता है। प्रारंभ में व्यक्ति, यानी जो प्रारंभ में व्यक्ति को दस्त आते हैं, यानी जो व्यक्ति होता है जिसको हैजा हो जाए, उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला लक्षण आपको ये देखने को मिलेगा कि उस व्यक्ति को क्या लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। उसके बाद दस्त पनीला होता है, ठीक है। उसके बाद में ये चावल के पानी जैसे होते हैं, यानी जो दस्त होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी चावल के पानी जैसे होते हैं। उसके बाद में दस्तों के साथ साथ रोगी को उल्टी भी आती है। अब थाने पर हैजो रोग होगा वो, यानी एक ज़्यादा हैजो कौन वो कारण की गर्मी कौन है, क्या तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा हुए, ठीक है ना। तो इस समय क्या होता है कि व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं, सबसे मुख्य कारण ये हो गया। उसके बाद में दस्त के साथ में, यानी हम हमारी भाषा में अगर बात करें तो बेंगा उल्टी दस्त लग जाए, यानी दोनों चीज़ हो जाए, ठीक। यानी उसके बाद में यानी व्यक्ति होता है उसको उल्टी और दस्त हो जाते हैं। रोगी को प्यास बहुत कम लगती है, यानी जो रोगी है बिना प्यास भी बहुत कम लगे, ठीक है। यानी बिना प्यास यानी तीस बिल्कुल को लगे, ठीक है। इसमें पेशाब आना बंद हो जाता है, यानी उसका पेशाब, यानी कितना भी चाहे पानी पी लो वो, लेकिन उसको पेशाब वो बहुत कम आता है, ठीक है। ऐसा इसमें बताया गया। इसमें रोगी की हाथ पैरों में ऐठन होती है, बड़ी होती है, यानी एक अंदर रोगी का जो का हाथ पैर वेंगे अंदर क्यों होना चाहिए, ऐठन होना चाहिए। इसमें तापमान गिरता चला जाता है, यानी इसके अंदर क्या होता है कि तापमान है वो क्या हो जाता है, गिरता चला जाता है। यदि समय पर सावधानी नहीं बरती जाती तो रोगी की हृदय गति रुक जाती है। अब तो भाई सब प्यारे साथियों, इसमें आपको पता चल गया होगा कि हैजा रोग कितना खतरनाक है, ये जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपने इसकी समय से देख रेख नहीं की या देखभाल नहीं की, ध्यान नहीं दिया, तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या है कि अगर आपने इस बीमारी को नज़रअंदाज किया कि ऐसे ही है, कोई बात नहीं, छोड़ देते अपने आप ठीक हो जाए, तो ये आपकी यानी जान लेने का कारण बन सकती है। यानी इसके अंदर क्या है कि वो अगर हम गंभीरता से नहीं लेते हैं तो इसमें धीरे धीरे ये रोग हमारे हृदय पर यानी क्षति पहुंचाता है और हृदय की गति है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मौसम।
अब मौसम की आप अगर बात करें तो मौसम क्या है, यानी वह गर्मी के अंत में तथा ऑटम मौसम में अधिक फैलता है, यानी या तो गर्मी जाणती सी हो जाती या गर्मी आणती सी हो जाती, जब ये रोग सारों ज़्यादा है वो फैल है। ठीक, अब देखो प्रसार, यानी ये रोग है वो किस प्रकार फैलता है, यानी इस रोग का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव किस प्रकार होता है, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने किया पहुँचा एक बार हम देखो आप किया चर्चा करना। देखो इस रोग की छूत मुख से लगती है, यानी एक व्यक्ति जो मतलब छूत है वह मुख को लगे। ठीक है, जो व्यक्ति दूषित जल, यानी जो व्यक्ति है दूषित जल पिएगा, दूध या भोजन को ग्रहण करता है, तब इस रोग के जीवाणु उसके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी लग जाता है। इस रोगी के वस्त्रों से भी हैजा फैलता है। यानी अब देखिए, यानी इस रोग का प्रसार कैसे होता है। ठीक है, इस रोग का प्रसार कैसे होगा प्यारे साथियों, यानी यह रोग होता है वो, यानी इस रोग की जो छूत होती है वो मुख से शुरू होती है। ठीक है ना, कहाँ से, मुख से शुरू होती है। जो व्यक्ति, यानी अब आपको पता है ये रोग किस व्यक्ति को होगा, यानी जो व्यक्ति दूषित पानी पिए यानी गंदो पानी पिए वो बेंगो होगा। ठीक है वे बाद में, या फिर वो कोई दूध या भोजन को सेवन, यानी जो को खराब हो बेंगो सेवन कर ले, वो तो मतलब इस मतलब पदार्थ को सेवन करने बेंगे शरीर के अंदर जो को जावे बेंगे माध्यम हो बेंगे शरीर के अंदर जीवाणु प्रवेश कर जाए, जीवाणु अंदर चले जावे तो वे अंदर ही अंदर वे के लग जाए, यानी नुकसान करे। ठीक है, तो और जो को रोग है वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने भी लाग जावे। ठीक है, रोगी के वस्त्रों से भी हैजा फैलता है, यानी जो रोगी का वस्त्र है वे हैजो अगर वे वस्त्र यानी दूसरे वस्त्र का टच हो गया या दूसरे व्यक्ति का टच हो गया तो वे व्यक्ति वो मतलब इन्हें संपर्क में आ सके। ठीक है, तो अब ये अपन ध्यान रखने की बात है। बेंग बाद में है कि रोग का कारण, अब रोगों कारण की बेंग बार हम चर्चा करांगे। तो रोगों कारण की देखो, इस रोग के कारण लोगों में आर्थिक समस्या, सामाजिक दशा और स्वास्थ्य के नियमों का ठीक से पालन न करना तथा सड़े गले फल मेवा मृतकों को नदी के जल में प्रवाह करने की प्रथा आदि आते हैं। तो क्या समझे प्यारे साथियों, यानी इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि जो रोगी होता है वो, यानी इस रोग के चपेट में व्यक्ति कैसे आता है, इस रोग के संपर्क में व्यक्ति कैसे आता है कि इस रोग के कारण यानी लोगों में एक तो आर्थिक समस्या वगैरह का, सामाजिक दशा कमजोर होगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य नियमन ठीक से पालन न करना, यानी जो स्वास्थ्य जो नियम है वन ठीक पालन न करना, यानी सारों ज़्यादा आप देखा कि नदी नाला के अंदर आजकल सड़े गला फल गिर दे, सड़े गला फला छिलका गिर दिया, कचरो नदी के अंदर बहाने लग रहे, तो मतलब पानी के अंदर डाल रहे हैं तो उससे भी मतलब जीवाणु है वो फैलते हैं। सड़े गले फल डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं पानी के अंदर, वही पानी हमारे घरों में आता है, वही हम पी जाते हैं, तो उससे हम संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए मृतकों को नदी में जल में प्रवाह करने की प्रथा आदि आते हैं, यानी इसके अंदर क्या है कि नदियों के अंदर जो जल है उसको प्रवाह करना, यानी आजकल आपको पता है कि जो मृतक जो व्यक्ति है या मतलब व्यक्ति है वो मर जाते हैं पानी में गिर के कैसे भी, और जो पशु है वो भी मतलब पानी में गिर जाते हैं, पानी में मर जाते हैं, या कोई मरा हुआ है उसको पानी में डाल देते हैं, कुछ इस प्रकार से, यानी कैसे भी हो सकता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यानी जो मुख्य कारण है वो यही है कि पानी दूषित होगा तो व्यक्ति को हैजा हो सकता है। उसके बाद में निवारण के उपाय, अरे अब हो गयो तो ठीक है, लेकिन इन अब इनको कोई समस्या को कोई समाधान तो होगो, यानी ये रोगों कोई समाधान तो करना पड़े, वो समाधान आप क्या कराएं, यानी निवारण के उपाय। अब मैं थाने 3-4 उपाय बताने लग रहा हूँ, याद रख लिए। हैजा रोग, व्यक्ति को हैजा रोग हो जाने पे उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये फैलता किस प्रकार है ये भी पूछ सकता है कि हैजा रोग किस प्रकार फैलता है। ठीक, हैजा रोग कैसे होता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो निवारण के उपाय देखिए कि जिस कमरे में, यानी जिस कमरे में रोगी को रखा जाता है, यानी जे कमरा के अंदर रोगी न रखे जाए तो वे उसके फर्श पर चूना बिखेर देना चाहिए। क्या जे व्यक्ति ने मतलब या जो रोगी है वे जे कमरा के अंदर रखी जाओ तो वे कमरा जो को फर्श हुआ फर्श के ऊपर चूनो है वो बिछा देना चाहिए। ठीक है, हाथों को धोने के लिए उपयुक्त निसंक्रमण का
प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी की सेवा में रहे, यानी जो व्यक्ति है रोगी की सेवा यानी उसकी देख रेख में रहे, उसको जो खाने पीने की जो वस्तु जो पदार्थ है उसकी ज़रूरत पड़े तो उसके मतलब एक उसके पास जो व्यक्ति रहे उसको बार बार अपने हाथों को क्या करना चाहिए, धोता रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसको मतलब इसके संक्रमण से दूर रखा जा सकता है। ठीक है ना, यानी इसके संपर्क में वो नहीं आएगा। भोज्य तथा पेय पदार्थों का धूल तथा मक्खियों से बचाना चाहिए, यानी जो भोज्य पदार्थ है, पीने का जो पानी है जो रोगी का, उसको शुद्ध रखना चाहिए। ये हमें ध्यान रखने की बात है कि उसके अंदर बिल्कुल भी कीटाणु न हो। ठीक, क्योंकि रोगी है वो, अगर ऐसा उसको मिल गया तो उसका उपचार करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि उसका जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जो खाना है उसके ऊपर कोई भी मक्खी बैठी हुई नहीं होनी चाहिए, ढका हुआ साफ़ सुथरा खाना होना चाहिए, ताकि व्यक्ति या रोगी जो खाए उसको कोई भी दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद में देखिए ये हमने पढ़ लिया कि भोज्य तथा पेय पदार्थों को धूल तथा मक्खी से बचाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब 4 नंबर आपका है कि मक्खियों को नष्ट करने के लिए फॉर्मिल का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो रोगी है, रोगी के कमरे में जो मक्खियाँ आती है, मान लीजिए रोगी के ऊपर बैठ गई और वो किसी और के ऊपर जाके बैठ गई तो दूसरा व्यक्ति संपर्क में आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि उसके अंदर इस दवाई का छिड़काव है वो करना चाहिए, ताकि मक्खियाँ वो या तो पास आए नहीं और आए तो वहाँ मर जाए। ठीक है, यानी उसके पास नहीं है, बस बात सीधी सी यही है, उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में देखिए समस्त पखानों तथा नालाओं यानी नालियों को साफ करवाना चाहिए तथा चूना ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि समस्त जो पखाने हैं जिसमें व्यक्ति जाता है तो उसकी भी साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है, वहाँ पे कोई भी मक्खी न हो। ठीक है, और नाली है उसको भी साफ़ करवाना चाहिए तथा चूना है वो चूना ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग करना चाहिए। इस बातों का हमें ध्यान है वो खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि जब ये हैजा रोग हो जाता है, व्यक्ति को हैजा रोग हो जाता है तो इसका उपचार किस प्रकार करते हैं। ठीक है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। उपचार तो मैंने बता दिया कि बचाव हम किस प्रकार करेंगे, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में डॉक्टर के द्वारा हमें जो टीका लगाया जाता है वो कौन सा टीका होता है और किस प्रकार वो लगाना चाहिए। देखिए इसके अंदर की एंटी कोलेरा टीका, यानी प्रारंभ में 0.5 सीसी की मात्रा में एंटी कोलेरा वैक्सीन का टीका लगाया जाना चाहिए। यानी जो रोगी है और उसको शुरू के अंदर जो टीका लगाना चाहिए वो किस प्रकार लगाना चाहिए कि प्रारंभ में उसको 0.5 सीसी की मात्रा में एंटी कोलेरा वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। ठीक है ना, उसको ज़्यादा हाई डोज नहीं देनी चाहिए, लगाया जाना चाहिए। इस सप्ताह के बाद यानी उसको फिर 1 सप्ताह के बाद में 1 सीसी यानी 1 सप्ताह जो हो जाए तो बिन 1 सीसी वैक्सीन पुनः लगाई जानी चाहिए। यानी जब व्यक्ति ने यानी एक टीको लगा दी बैंक बाद के अंदर अगर दूसरी अगर अपन वैक्सीन देनी तो बैंक बीच में कम से कम 1 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए, यानी 7-8 दिनों को गैप होना चाहिए। और बाद में कितनी दवाई मैंने कितनी वैक्सीन लगानी है, यानी सिर्फ 1 सीसी है वो वैक्सीन है उसको देनी है। ठीक है, पुनः लगाई जानी चाहिए, इतनी लगानी है, ज़्यादा कौन लगानी है। उसके बाद देखो उपचार, यानी इसका उपचार और किस प्रकार से किया जाता है इसके साथ में, तो देखिए इसके अंदर उसको थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज युक्त जल जल्दी देना चाहिए। कहने का मतलब है उसको थोड़ा थोड़ा यानी ग्लूकोज है उसके अंदर जो जल की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, जल्दी देना चाहिए। रोगी को अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्फ़ के टुकड़े देने चाहिए, यानी जो रोगी है उसको पता है, आपको इसमें मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था कि रोगी को प्यास ज़्यादा लगेगी लेकिन उसको पेशाब बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ऐसे मामले में तो व्यक्ति को क्या कर देनी है, यानी प्यास लगने पे उसको बर्फ़ के टुकड़े देने चाहिए। ठीक है, यानी बर्फ़ के टुकड़े उसको देने चाहिए। उसके बाद में देखिए रोगी को गर्म रखा जाए, यानी रोगी का जो स्थान है वो गर्म होना चाहिए, जो भी उसके बिस्तर है वो भी गर्म होने चाहिए, यानी इस बात का खास तौर से ध्यान है वो रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, रोगी को गर्म रखा जाए, उसका तापमान गिरने नहीं देना चाहिए।
उसके लिए गर्म बिस्तर का भी उपयोग है वो किया जाना चाहिए, यानी उसका जो तापमान है वो गिरना नहीं चाहिए, गर्म रहना चाहिए। और जो रोगी के जो बिस्तर है, जो भी उसके सोने के लिए जो स्थान है वहाँ पे उसके गर्मी होनी चाहिए, तापमान है वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें बताया गया है। तो आई होप आप हैजा जो है इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे और हम कर लेते हैं। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे देख लीजिए। आगे आपका है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य को जो प्रभावित है वो करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हमारे जो स्वास्थ्य इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी किस प्रकार से कौन से कारक है जो हमारे शरीर के ऊपर प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए आगे आपको पढ़ना है कि इसमें देखिए प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, 4 इसमें बताए गए। जो सबसे पहला आपका है अनुवांशिकी, ठीक है। उसके बाद में बाहरी वातावरण, फिर है रहन सहन, ठीक है, रहन सहन का तरीका और स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे देखिए इसके अंदर सबसे पहला आपका है अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी यानी शिशु के शरीर रचना माता के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है, यानी जो छोटा बच्चा होता है, जो शिशु बनना शुरू होता है, यानी माँ के पेट में, माँ के गर्भ में, तो उसका जो उसकी रचना है वो क्या है, वहीं से ही निर्धारित हो जाती है, ठीक। और इसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता, यानी जो उसकी जो रचना होती है उसको कोई भी बदल है वो नहीं सकता है, ठीक है ना। कुछ बीमारी अनुवांशिक होती है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर तथा स्वास्थ्य पर कुछ किंतु महत्वपूर्ण प्रभाव अनुवांशिक पर का पड़ता है। गर्भावस्था के समय माताओं के शरीर से कई प्रकार की कमियां तथा बीमारियों का विपरीत प्रभावी यानी भावी शिशु पर पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे साथियों, इसके अंदर देखिए कि यानी जो गर्भावस्था के समय माताओं के शरीर से कई प्रकार की कमियां होती हैं और उन कमी यानी बीमारियों का विपरीत प्रभावी यानी जो भावी शिशु होते हैं उनके ऊपर पड़ता है। दूसरी ओर स्वस्थ माता पिता स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं, जिनमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता है वो जन्मजात से होती है, ठीक है। ऐसा इसमें माना जाता है। तो प्यारे साथियों इसके अंदर यही बताया गया है कि यानी जो अनुवांशिक है इसमें शिशु के शरीर की रचना है वो माँ के गर्भ में होती है, ठीक है। उसको कोई भी बदल नहीं सकता है और कुछ बीमारी अनुवांशिक होती है, ठीक है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर स्वास्थ्य पर कुछ किंतु महत्वपूर्ण प्रभाव अनुवांशिक का पड़ता है। गर्भावस्था के समय माताओं के शरीर से कई प्रकार की कमियां तथा बीमारियों का विपरीत प्रभावी भावी शिशु पर पड़ता है। दूसरी ओर स्वस्थ माता पिता स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं, जिनमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता है वो जन्मजात से होती है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दूसरा आपका भारी वातावरण। अब भारी वातावरण कैसे है, देखिए भारी वातावरण जो कुछ भी मनुष्य शरीर के बाहर है, यानी जो कुछ भी मनुष्य शरीर के बाहर है भारी वातावरण कहलाता है। इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें देखिए पहला तो आपका है भौतिक वातावरण, यानी जो भौतिक वातावरण है वो कौन सा होता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए भौतिक वातावरण चारों तरफ के भौतिक फैलाव को भौतिक वातावरण कहा जाता है, यानी जो हमारे चारों ओर का जो घेराव है जो भौतिक वातावरण है यानी उसको ही भौतिक वातावरण कहा जाता है। इसमें जल वायु मकान मौसम कूड़ा करकट आदि शामिल है। यानी इसके अंदर कौन कौन से जो है वो कारक शामिल हैं, यानी जल वायु मकान मौसम कूड़ा करकट आदि है वो इसमें क्या है शामिल है। उसके बाद में दूसरा आपका है जैविक वातावरण। दूसरा आपका कौन सा है जैविक वातावरण। इसमें देखिए हमारे चारों तरफ मंडराने वाले, यानी हमारे चारों जैविक वातावरण का मतलब हमारे चारों तरफ जो मच्छर मक्खी पनपते हैं या जो भी हमारे चारों तरफ मंडराते हैं, यानी हमारे चारों तरफ मंडराने वाले जीव जंतु भी हो सकते हैं, मच्छर मक्खी सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु कीटाणु आदि तथा अन्य पेड़ पौधे जैविक वातावरण का अंग है, ठीक है। ऐसा इसमें माना जाता है। इसके बाद में देखिए रहन सहन का तरीका किस प्रकार होना चाहिए, यानी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो देखिए हमारा आचरण रहन सहन का तरीका आदतें,
यानी जो हमारा आचरण है, रहन सहन का जो तरीका है, हमारा आचरण है और हमारी आदतें हैं, ये सभी स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यानी ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या करती है, महत्वपूर्ण प्रभाव वो डालते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए खराब आदतें कौन कौन सी है, जैसे धूम्रपान, शराब सेवन यानी धूम्रपान करना, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू वगैरह खाना। ठीक है, तो ये धूम्रपान है। उसके बाद में शराब सेवन यानी शराब का सेवन करना, ये भी यानी गलत आदत है। ठीक है ना, आदि से कई शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, यानी इससे क्या होते हैं कि शारीरिक रोग है वो हो जाते हैं। ठीक है, आमतौर पर पाए जाते हैं। अत्यधिक तनाव और थकान से विभिन्न हृदय रोग होने की संभावना रहती है। यानी हमें आराम भी करना ज़रूरी है, ये नहीं कि पूरे दिन भागते रहो। यानी अत्यधिक थकान और तनाव जो होता है तो उससे हृदय से संबंधित रोग है वो उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में कौन कौन सा आता है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है ऐसी सेवाएं प्रदान करना जिनसे स्वस्थ मनुष्य तथा स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। यानी स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब क्या है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं का अर्थ है कि ऐसी सेवाएं प्रदान करना जिनसे स्वस्थ मनुष्य तथा स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, ऐसी सेवाएं, इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो आपका हो गया निरोधक सेवाएं। इसमें कौन कौन सी आती है, देखिए जो निरोधक सेवाएं हैं वो कौन कौन सी है। देखिए इस श्रेणी में वे सभी सेवाएं होती है जो संभावित बीमारियों से बचाव के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यानी इसमें कौन सी होती हैं, जो निरोधक सेवाएं हैं, यानी इस श्रेणी में वे सभी सेवाएं होती है या सेवाएं आती है जो संभावित बीमारियों से बचाव के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे बच्चों को रोगों से बचाने के लिए निरोधक टीके, टाइफाइड आदि से बचाव के टीके तथा अन्य लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है निरोधक सेवाओं के अंदर। उसके बाद में 2 नंबर आपका आता है उपचार का प्रावधान। यानी उपचार का प्रावधान किस प्रकार से, देखिए सभी प्रकार की छोटी मोटी तथा गंभीर बीमारियों की अध्योपति के लिए यानी कि पहचान तथा निदान की सुविधाएं समाहित है। उसके बाद में 3 नंबर आपका है प्रेरक की सेवाएं। यानी प्रेरक की सेवाएं कौन सी होती है, इसके अंतर्गत जन समुदाय को उत्तम स्वास्थ्य रखने तथा बीमारियों के बचाव के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी तथा वातावरण व्यवस्था आदि का महत्व समझाया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसमें है वो बताया गया है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी पढ़ाया। आपको समझाने वाला जो आता है मैं आपको उसको पूर्ण डिटेल के साथ, यानी पूरी डिटेल के साथ, पूरी जानकारी के साथ आपके साथ साझा करता हूँ। इसमें जो मुख्य रूप से इसके टॉपिक्स है वो याद कर लेना, थोड़ी इनकी जो 1-2 बातें वो याद रखनी ज़रूरी है। ठीक है, इससे आपका काम है वो चल जाएगा। ठीक है, तो आगे कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। आगे देखिए मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है मानव व्यक्तित्व के संतुलित व्यवहार से है। यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है व्यक्तित्व के संतुलन व्यवहार से है। संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। यानी देखिए प्यारे साथी, इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ यही होता है कि मानव है वो व्यक्तिगत के संतुलित व्यवहार से है। संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति है ही मानसिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति है मानसिक रूप से उसको स्वस्थ सभी बोल सकते हैं, उसको मानसिक रूप से ठीक सभी तभी बोल सकते हैं जब वो उसका व्यवहार है वो क्या है, संतुलित है या संतुलन है। ठीक है, संतुलन है, यानी स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार प्रत्येक परिस्थिति में ही संतुलित होना चाहिए। यानी उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन उसका व्यवहार है वो क्या होना चाहिए, संतुलित है वो होना चाहिए। ठीक है ना, यानी आवेश में नहीं आना चाहिए। मानसिक रूप से ही स्वस्थ प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन कर लेता है। यानी जो मानसिक रूप से ही स्वस्थ व्यक्ति होता है वो क्या कर लेता है, यानी किसी भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए उसको वो क्या कर लेता है, यानी उसका समायोजन कर लेता है। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। तो प्यारे साथियों, इम्पोर्टेंट बात है, एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ। आप अगर बुक में भी पढ़ते हो तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में यहाँ से कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यानी वास्तविकता के धरातल पर
यानी वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। इस लाइन को आपको करना है अंडरलाइन, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जा सकती है, ठीक है ना। यानी जो व्यक्ति होता है वो खुद को यानी प्रत्येक परिस्थिति में किस प्रकार से समायोजित करता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने पूछा जा सकता है, या समायोजन करता है। तो ये इसे मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि अगर आपसे ये सही पूछ लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है क्या है, तो यही बताना आपको कि वास्तविकता के धरातल पर, यानी वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लक्षण किस प्रकार से, देखिए 1 नंबर आपका है, यानी इसमें आपका 1 नंबर होने वाला है प्यारे साथियों। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी कहने का मतलब जो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होगा वो क्या करेगा, यानी अपने उद्देश्य, यानी जो उसका उद्देश्य होगा, उसका एम होगा, उसका ड्रीम होगा, उसका सपना होगा, उसको यानी वो प्राप्त कर लेता है, यानी उसमें वो सफलता पा लेता है। उसको वो यानी हर हालत में, हर हालात में, हर परिस्थिति में उसको वो क्या कर लेता है, यानी उसको जीत लेता है और सफलता है वो प्राप्त कर लेता है। दूसरा देखिए यह सहनशील होता है। सहनशील का मतलब इसके सामने कैसे भी कुछ भी हो जाए लेकिन ये खुद के अंदर यानी क्या करता रहता है, यानी कंट्रोल है वो करता है, यानी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रखता है। तो आजकल के बच्चा के अंदर तो सहनशीलता बिल्कुल को नहीं। क्यों को नहीं? क्योंकि बांगो आत्मविश्वास है वो की होगी है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये कि इन बच्चों के लिए आत्मविश्वास, यानी उन बच्चों में आत्मविश्वास नहीं है। दूसरी बात ये कि वो जो बच्चे हैं उनके अंदर बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। अगर उनको कोई थप्पड़ सी लगा देगा ना तो भी उनके अंदर मतलब गुस्सा आएगा, ठीक है ना। तो वो सोचें कि इसने 1 लगाया तो मैं इसको 4 मारूं, ठीक है, ऐसी भावना उनके अंदर होती है। तो सहनशीलता तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी यह सहनशील होता। देखिए फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 10% बच्चे शायद भी फिर भी मिल जाएंगे कि कुछ नहीं कहेंगे, बाकी 90% बच्चे हैं वो यानी ऐसे हो चुके हैं। पहले थे 90% सहनशील करने वाले और 10% थे यानी जो सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज उल्टा हो चुका है। तो देखिए जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता वो रखता है। उसके बाद वह अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है, यानी अपने संवेगों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, उत्तेजित नहीं होता है, ठीक है ना, आवेश में नहीं आता है। ऐसे 4 नंबर ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है। यानी ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। कैसे व्यक्ति में होता है, यानी जो व्यक्ति सहनशील होगा उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, ये तो निश्चित ही है। जो अपने योग्यताओं एवं क्षमताओं पर विश्वास रखता है, यानी वह अपनी योग्यता और क्षमता पर क्या रखता है, विश्वास रखता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसके अंदर कि ऐसे व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती है। यानी ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की होती है। कहने का मतलब उनके जो उद्देश्य है, उनका जो सपना है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए 6 नंबर आपका है, वह जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है। यानी वह जीवन के प्रति क्या रखता है, यानी वह जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखता है, यानी खुद को हो सकता है बीमारियों से बचाने का प्रयास करेगा, ठीक। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वो किसी भी बीमारी का शिकार होने से पहले ही खुद को क्या कर लेगा, संभाल लेगा, यानी वो हर तरह से सुरक्षित रहेगा। उसके बाद में यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय तथा निश्चित गुण है। यानी यह क्या है, यानी यह तो व्यक्ति के दैनिक जीवन या सक्रिय यानी चलता फिरता यह एक निश्चित गुण है। मानसिक स्वास्थ्य कार्य की एक ऐसी आदतों, व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे क्या होता है, यानी जिससे व्यक्ति को अधिकतम संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। यानी ऐसे कार्य करने में उसको क्या मिलता है, आनंद है वो मिलता है, या आनंद का अनुभव है वो करता है, ठीक है ना। मानसिक रूप से यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जिसके व्यवहार का समूह अथवा समाज के विरोध न हो, यानी समाज में विरोध न हो। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की प्रक्रिया है जिसमें समझौता तथा सामंजस्य, विकास तथा निरंतरता का समावेश रहता है। इसमें यानी इस प्रकार बताया गया है, ठीक है ना। यानी जो मानसिक रूप से व्यक्ति होता है यानी मानसिक स्वास्थ्य है उसके अंदर ये बात है वो बताई गई है। उसके बाद में आपका आता है शिशु मृत्यु, यानी शिशु की जो मृत्यु है
उसके ऊपर मतलब कुछ लाइनें हैं वो पढ़नी है हमको। देखिए, शिशु का अर्थ अंग्रेजी में होता है चाइल्ड, यानी शिशु का अर्थ अंग्रेजी में चाइल्ड से है। परंतु सामाजिक चिकित्सा में बाल्य अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपकी पहली कौन सी है? 1 माह की उम्र के बच्चे, यानी 1 महीने की उम्र के बच्चे, उसके बाद में 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे, उसके बाद में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे, यानी इस प्रकार से इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में देखिए, हमारे देश में, यानी हमारे देश में होने वाली मृत्यु में 20% 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें ये बताएगी कि हमारे देश के अंदर जो मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसके अंदर जो 20% बच्चे वो शामिल है इसमें, जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के, यानी इसमें 20% बच्चे वो आते हैं जो 1 साल से कम उम्र के होते हैं। हमारे भारत के अंदर ये बात हो रही है, ठीक है ना। इनमें से लगभग आधी मौतें जन्म के पहले माह में, यानी इसमें से जो आधी मौतें ना वो जन्म के यानी पहले महीने में ही हो जाती है, तथा आधे जन्म के बाद 1 सप्ताह में मर जाते हैं। कहने का मतलब कुछ तो इसने 20% बता दिया, ठीक है, जो 1 साल का टाइम दिया, यानी 1 साल के अंदर होते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगभग आधी मौतें, यानी लगभग आधी मौतें, यानी कैसे का 50% जो बच्चा है, यानी जो 50% या 40% जो बच्चा है वे बच्चा की है, यानी 1 महीने के अंदर वे, यानी 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में आधे जन्म के बाद 1 सप्ताह में मर जाती है, यानी जो 40% और बाकी बच्चे बेकी हो जाए, यानी वे 1 सप्ताह के अंदर वे मर जाए, ठीक है। यानी ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है, शिशु मृत्यु के अंदर। अब हम इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से इस बच्चों, यानी ये बच्चे हैं किस प्रकार है वो, यानी उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए आगे, और मैं करवा देता हूँ। प्यारे विद्यार्थी आगे देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर के कारण, यानी जो शिशु मृत्यु दर होती है उसका कारण क्या है, यानी किसके कारण होती है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें यह देखिए कि भारत में, यानी जो भारत है, भारत में शिशु मृत्यु दर के कई कारण हैं। यानी यहाँ पे जो बच्चों की, यानी जो शिशु है उसकी मृत्यु होती है, उसके कई कारण हैं, मगर उम्र के अनुसार कुछ विशेष कारण भी होते हैं। यानी उम्र होती है, उम्र के कारण भी इसमें कुछ विशेष कारण है वो होते हैं, यानी उसका बहुत महत्व है वो दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखिए कि भारत में शिशु मृत्यु के कई कारण हैं, मगर उम्र के अनुसार कुछ विशेष कारण भी हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से कारण हैं। जैसे नंबर 1 आपका जन्म के समय चोट, यानी जब बच्चे का, जो शिशु का जन्म होता है उस समय उसके चोट लग जाती है, उसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। नंबर 2 है टिटनेस के कारण, ठीक है। नंबर 3 है समय से पूर्वजन्म, यानी समय से पूर्वजन्म, यानी आपने कभी सुना होगा कि ये तो सतमासीय है, यानी समय है, यानी समय से, यानी बच्चा पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाता है, उससे पहले ही उस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वो भी कारण हो सकता है। उस कारण भी, यानी उसके, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन उसके कम चांस होते हैं, ठीक है ना, यानी उसमें उसके चांस है वो जिंदा रहने के कम होते हैं। तो उसके बाद देखिए इसमें है कि 10, ठीक है, जन्मजात विकृति, निमोनिया, ठीक है। उसके बाद में है नाल में संक्रमण, यानी ये कुछ ऐसे लक्षण या ऐसे कारण हैं जिन कारणों से जो है शिशु की मृत्यु है वो हो सकती है, ठीक है ना। यानी विश्व में बाल मृत्यु दर, इसमें देखिए बाल मृत्यु दर, मृत्यु प्रत्येक 100 जीवित जन्म, यानी इसके ऊपर भारत के अंदर देखिए 129 1970 की रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद में भारत में फिर है 114, ठीक है, 1980 की रिपोर्ट है। फिर है फ्रांस की रिपोर्ट 80 है, 1990 में अमेरिका है 8, ठीक है। उसके बाद में इधर देखिए मैंने लिखा है कि शिशु मृत्यु दर के कारण, यानी आपको मैंने बताया, एक तो निमोनिया हो गया, जन्मजात विकृति, दस्त, दुर्घटना या कुपोषण, ये ऐसे जो लक्षण हैं इनके कारण, या ऐसी जो बीमारियां हैं, ठीक है, यानी ये जो है कारण हैं जिनके कारण से जो बच्चे हैं, जो शिशु की हैं, वो मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में है अन्य बीमारियां, जैसे यानी डिप्थीरिया, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा आदि, यानी ये भी हो सकते हैं। उसके बाद में है कि कम से कम उम्र के बच्चों में कई बीमारियों के पनपने का खतरा बना रहता है, क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जिनके कारण उनको बीमारियां घेर लेती है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। यानी कम से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 1 साल के हो या 1 महीने के हो या 1 सप्ताह के हो, तो उनके ऊपर थोड़ा उनके बचाव का जो, यानी पूरी हमें देखभाल करनी ज़रूरी होती है। यानी कम से कम उम्र के बच्चों में कई बीमारियों के पनपने का खतरा बना रहता है। इनमें से अधिकांश ऐसे पोलियो, टिटनेस आदि का इलाज संभव नहीं है, यानी इन बीमारियों का इलाज वो संभव नहीं है, ठीक है ना।
परंतु इन बीमारियों से बच्चों को पूरी तरह बचाया जा सकता है। यानी इन बीमारियों से बच्चों को है अब पूरी तरह से बचाया जा सकता है। अब ऐसे ही टीके उपलब्ध हैं जिनके लगवाने से कई जानलेवा बीमारियां आदि से पूरी तरह बचा जा सकता है। यानी हम फिलहाल की बात करें आज के समय में तो देखिए टिटनेस का भी यानी इलाज हो चुका है, पोलियो की दवाइयाँ भी वैक्सीन लगती है, टिटनेस की भी वैक्सीन लगती है। यानी ये जो इलाज है इनका इलाज अब संभव हो चुका है। यानी अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है छोटी मोटी जो जानलेवा बीमारी थी उनका इलाज संभव नहीं है, उनका इलाज संभव है। और बच्चे के जन्म के यानी जन्म के पश्चात में उनके ऊपर टीके लगने हैं, वो दवाइयाँ वैक्सीन लगनी है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको बचाया जाता है, ठीक है ना। ताकि बीमारी आने से पहले उनको वैक्सीन दी जाती है ताकि बच्चों को बीमारी का घेराव न हो या बीमारी उनके मतलब पास न भटके। देखिए इसमें यही बताया गया कि परंतु इन बीमारियों से बच्चों को पूरी तरह से बचाया जा सकता है। वैसे ही टीके उपलब्ध है जिनके लगवाने से कई जानलेवा यानी जो जानलेवा बीमारी है वो क्या है यानी आदि से पूरी तरह से क्या हो जा सकता है यानी पूरी तरह से बचा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में कुपोषण, आपका इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है कुपोषण। देखिए कि 5 साल तक की आयु यानी जो बच्चे 5 साल तक के हैं, ठीक है, 5 साल तक की आयु के बच्चों का विकास पर पूरा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यानी मैं आपको यही कहूँगा कि जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान देना, उनकी हर एक मतलब हर आपको मान लीजिए प्रत्येक दिन उनकी निगरानी रखना ज़रूरी है। उनको किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो तुरंत उसको यानी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यानी 5 साल तक की आयु के बच्चों का विकास पर पूरा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है यानी आवश्यक है, क्योंकि उस टाइम यानी अगर हम इस टाइम बच्चे का अच्छे से ख्याल रख लेंगे, अच्छे से ध्यान रख सकते हैं तो हमें आगे भविष्य में बच्चे को कोई भी दिक्कत है यानी ऐसी जानलेवा बीमारियों से यानी कभी भी उसको खतरा नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। यदि बच्चों का वजन अचानक ही कम होना शुरू हो जाए, यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे का वजन है वो अचानक से कम होना शुरू हो जाए अथवा विकास में कमी नजर आए, आपको ऐसा लगता है विकास यानी इसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो यह चिंताजनक स्थिति है। आप इस बात को गंभीरता से लेनी है, यानी आपको इस बात को गंभीरता से लेनी है, ठीक है ना। यानी उसके जैसे बच्चे का है वजन है वो एकदम से कम हो गया हो या उसके जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया हो, विकास रुक गया हो, तो ऐसी स्थिति में हमें यानी ये स्थिति चिंताजनक होती है, तो इसमें हमें डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी ऐसी स्थिति में हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। अगर आपने इस यानी ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो बच्चा किसका शिकार हो सकता है, कुपोषण का शिकार है वो हो सकता है। यानी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पोषण करने वाले भोज्य पदार्थ का सेवन न करने के कारण बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है। अगर बच्चा समय से खाना नहीं खा रहा है या उसको भूख नहीं लग रही है तो यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ख़त्म हो जाएगी और बीमारियां उसको घेर लेगी। तो ये भी बात ध्यान रखने की है कि कोई भी बच्चा है अगर वो खाना समय से नहीं खा रहा है या उसको भूख नहीं लग रही है तो उसको यानी चिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए, उससे परामर्श लेके उसको सही दवाइयाँ उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि बच्चा यानी ठीक से खाना खा सके। अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इस बात को नज़रअंदाज किया तो यानी संभवतः ही हम उसको बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे, जिससे बच्चा छोटी छोटी बीमारियों से आए दिन बीमार होने लगता है। यानी ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब आए दिन यानी प्रत्येक दिन उसको कुछ ना कुछ होता रहेगा, यानी नई बीमारी हैं वो आती रहेगी, ठीक है। ऐसे हालात में बच्चे को दूध, दही, फल, सब्जियां आदि पर्याप्त मात्रा में निरंतर खिलाए। यानी अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ फल खिला दो, कुछ सब्जियां ऐसे सलाद वगैरह ऐसे खिलाओ, ठीक है, दूध पिलाओ, दही खिला दो, ठीक है, ऐसे कुछ देना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो बने रहें, ठीक है ना, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। फिर धीरे धीरे भूख लगनी शुरू हो जाएगी और बच्चा वापस ठीक हो जाएगा। तो ऐसी यानी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे कुपोषण की स्थिति में बच्चे के द्वारा यानी बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यानी इसी के साथ साथ खून की कमी को दूर करने के लिए आयरन की गोलियां का भी सेवन कराना चाहिए। यानी आयरन की गोली है
खून की कमी को दूर करती है, तो इनका भी सेवन हमें बच्चों को एक बार ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भी हमें पता चले तो बच्चों को इसके बारे में यानी आयरन की गोली इसके बारे में बताना चाहिए और इनकी बच्चों को गोलियां देनी चाहिए ताकि उनको खून की कमी न हो, ठीक है ना। अब तो स्कूलों में भी खिलाई जाती है, ठीक है। तो आगे देखिए, और विटामिन ए की खुराक भी पिलवाई जानी चाहिए यानी दिलवाई जानी चाहिए, यानी जो विटामिन ए है उसकी खुराक भी यानी जो दवाइयाँ हैं वो भी हमें दी जानी चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बच्चे को सभी प्रतिरोधक टीके लग चुके हैं, यानी हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्या बच्चे को सभी रोग प्रतिरोधक टीके हैं वो लग चुके हैं या नहीं चुके हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, यानी हमें किसी भी यानी ये बता दिया मैंने कि जो भी अभिभावक है अपने बच्चे यानी 5 साल तक के बच्चे का पूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे, तब बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा और आगे जाकर उसको किसी बीमारी का कोई खतरा या डर नहीं रहता है। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया 5 साल तक बच्चे का, तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा है वो अनेक बीमारियों से घिर जाएगा और उसके अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वो क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसका वज़न कम हो जाएगा और वो बिल्कुल यानी पतला हो जाएगा और साथ साथ में यानी उसके अंदर खून की कमी आ जाएगी और विकास भी होना इसका बंद हो जाएगा। तो ऐसी बातों पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, नज़रअंदाज नहीं करना है। तो सभी बच्चे इस लेसन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी इसमें शिशु मृत्यु दर के कारण यानी ये ऐसे कारण हैं। कुपोषण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यानी 5 साल तक के बच्चे के ऊपर हमें पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। यानी हम बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा क्या है यानी कुपोषण का शिकार है वो हो जाएगा। एक बार पुनः इसी को मैं एक और बार बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें यह बताया गया कि 5 साल तक की आयु के बच्चों का विकास पर पूरा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये बताया गया कि यदि बच्चों का वजन अचानक कम हो रहा है या कम होना शुरू हो जाए और विकास में कमी नजर आए, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका विकास नहीं हो रहा है, विकास अवरुद्ध हो चुका है, रुक गया है, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यह चिंताजनक स्थिति होती है, इस बात को आपको गंभीरता से लेना है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, ठीक। अगर आपने ध्यान नहीं दिए तो पोषण वाले भोज्य पदार्थ का सेवन न करने के कारण बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है, जिससे बच्चा छोटी छोटी बीमारियों से आए दिन बीमार होने लगता है। ऐसे हालात में बच्चे को दूध, दही, फल, सब्जियां आदि पर्याप्त मात्रा में निरंतर खिलाएं, जिससे कुपोषण की स्थिति से बच्चे को बचाया जा सके, जिसके द्वारा बचाया जा सके। साथ साथ खून की कमी को भी दूर करने के लिए आयरन की गोलियां का भी सेवन कराना चाहिए और विटामिन ए की खुराक की भी दिलवानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ यह भी बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बच्चे को सभी प्रतिरोधक टीके हैं वो लग चुके हैं या नहीं लग चुके हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आज का जो आप हमारी क्लास, ठीक है। पार्ट 2 हमने पढ़ा। आगे मैं इसी लेसन का यानी आपका ये है कि बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, ठीक है, इसका मैं आपके लिए पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आज काफ़ी समय हो चुका है, आज के लिए पढ़ेंगे इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।